रात का सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती बर्फीली हवा की सरसराहट। गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा था जैसे मौत ने अपनी चादर फैला दी हो। इस साल की ठंड आम नहीं थी। ये हड्डियों को गला देने वाली, खून को जमा देने वाली ठंड थी। आसमान में बादल तो नहीं थे, पर कोहरा इतना घना था कि चांद की रोशनी भी उसमें घुटकर रह गई थी। गांव के एक कोने में बनी उस कच्ची झोपड़ी के भीतर माधव जाग रहा था। वह अपनी पुरानी फटी हुई रजाई को बार बार खींचकर अपने पैरों को ढंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रजाई इतनी पतली थी कि हवा उसके रेशों को पार कर सीधे खाल में चुभ रही थी। उसके बगल में उसकी पत्नी सुमित्रा और 7 साल का बेटा गोलू सिमट कर सो रहे थे। सुमित्रा ने गोलू को अपने सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे वह उसे दुनिया की सारी ठंड से बचा लेना चाहती हो। सुनिए, सो गए क्या? नींद कहाँ आती है सुमित्रा? यह ठंड रजाई के अंदर भी किसी दुश्मन की तरह घुसी चली आ रही है। गोलू ठीक तो है ना? बच्चा ठंड से थर थर कांप रहा है। इसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए हैं। कल रात से इसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। मैं इसे क्या खिलाऊं? ऊपर से यह छत, देखिए ना, ओस की बूंदें अंदर टपक रही हैं। माधव ने ऊपर देखा। फूस की छत पुरानी हो चुकी थी। ठंड की ओस पानी बनकर टपक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। एक पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि वह अपने परिवार को एक सूखी जगह और 2 वक्त की रोटी भी न दे सके। सुबह हुई। लेकिन उजाला नहीं हुआ। कोहरे की सफेद चादर ने पूरी गांव को निगल लिया था। माधव ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली। उसके हाथ ठंड से सुन्न थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। सुमित्रा, मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा, तू फिक्र मत करना। नहीं, आज मत जाइए। बाहर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुनिए, रुक जाइए। पर माधव नहीं रुका। उसे पता था कि अगर वह आज नहीं गया तो घर का चूल्हा ठंडा ही रहेगा, और ठंडे चूल्हे से ज्यादा डरावनी चीज इस दुनिया में कोई नहीं होती। रास्ते में उसे लाला धनी राम की हवेली मिली। लाला अपने बरामदे में बड़ी सी अंगीठी जलाए बैठा था। उसने कीमती ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी। अरे ओ माधव, कहाँ जा रहा है रे? इस ठंड में तो कौवे भी नहीं उड़ रहे और तू साइकिल लेकर निकला है। हर काम की तलाश में जा रहा हूँ लाला जी। मजदूरी मिलेगी तो आपका पिछला ब्याज चुका दूंगा। ब्याज? अरे मूर्ख, तेरा मूलधन तो पहाड़ जैसा हो गया है। देख, अगर इस हफ्ते पैसे नहीं आए तो अपनी झोपड़ी खाली कर देना। मुझे तेरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझा? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी साइकिल के पैडल मारने लगा। ठंड का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसकी आंखों से पानी निकल आया। वह आंसू थे या ठंड का असर, कहना मुश्किल था। शहर पहुंचने तक माधव की हालत पस्त हो चुकी थी। वहां की सड़कें भी सुनसान थीं। दुकानों के शटर गिरे हुए थे। लोग अपने अपने घरों में कैद थे।
वह चौक पर गया जहां मजदूर इकट्ठा होते हैं। वहां सन्नाटा पसरा था। तभी उसकी नजर एक कूड़े के ढेर के पास बैठे एक कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता भी ठंड से ठिठुर रहा था। माधव को लगा जैसे वह कुत्ता और उसकी स्थिति एक जैसी है। समाज के लिए वे दोनों बस एक संख्या थे, जिनका होना या न होना किसी को फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि अपने बेटे को आज एक रोटी खिला सकूं? लोग कहते हैं तू सबका पेट भरता है, तो फिर आज मेरा हाथ खाली क्यों है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? शाम होने लगी। अंधेरा फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। माधव ने हार मान ली। वह खाली हाथ घर की ओर मुड़ा, लेकिन तभी उसे याद आया कि गोलू ने सुबह कहा था, बापू आज गरम खाना मिलेगा ना? उसके पैर भारी हो गए। वह घर कैसे जाए? क्या बहाना बनाए? वापस लौटते वक्त माधव की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां एक आदमी चूल्हा जलाकर कढ़ाई में कुछ बना रहा था। वहां भीड़ लगी थी। लोग ठंड से बचने के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मांग रहे थे। माधव वहां रुक गया। उसने देखा कि इस ठंड में भी उस दुकानदार की चांदी हो रही है। लोग पैसे की परवाह नहीं कर रहे थे। उन्हें बस थोड़ी सी गर्माहट चाहिए थी। यहीं से माधव के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी साइकिल की पुरानी घंटी और कैरियर का एक हिस्सा कबाड़ वाले को बेचा और उससे कुछ पैसे जुटाए। उन पैसों से उसने थोड़ा गुड़, अदरक, चाय पत्ती और काली मिर्च खरीदी। जब माधव घर पहुंचा तो झोपड़ी में अंधेरा था। सुमित्रा एक कोने में गोलू को अपनी गोद में लिए बैठी थी। आ गए आप, कुछ मिला? माधव ने थैला नीचे रखा। काम तो नहीं मिला सुमित्रा, पर एक रास्ता मिल गया है। आज हम रोएंगे नहीं, आज हम लड़ेंगे। तू चूल्हा जला, हम आज चाय और काढ़ा बनाएंगे। पर हमारे पास तो दूध भी नहीं है। दूध की ज़रूरत नहीं है। इस ठंड में लोगों को दवा चाहिए, राहत चाहिए। हम अदरक, गुड़ और काली मिर्च का ऐसा काढ़ा बनाएंगे कि पीने वाले की रगों में खून दौड़ने लगे। हम इसे अपनी झोपड़ी के बाहर ही बेचेंगे। सारी रात माधव और सुमित्रा सोए नहीं। माधव जंगल से सूखी लकड़ियां बीन लाया। सुमित्रा ने पीतल का पुराना पतीला साफ किया। कोहरे के बीच उन्होंने अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा चूल्हा दहकाया। सुबह के 4 बज रहे थे। गांव के कुछ लोग मंडी जाने के लिए निकले थे। कोहरे में उन्हें एक हल्की सी रोशनी और धुएं की गंध आई। अरे, ये इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? माधव, तूने दुकान खोली है क्या? हाँ बाबा, कड़ाके की ठंड है। आइए, अदरक और गुड़ का गरम काढ़ा पीकर देखिए, बदन की सारी जकड़न खुल जाएगी। उस ग्रामीण ने एक गिलास पिया। गरम काढ़ा जैसे ही उसके गले से उतरा, उसे सुकून मिल गया। वाह माधव, मजा आ गया। यह तो अमृत है। पैसे कितने हुए? उसे सिर्फ 2 रुपए भाई साहब। उस दिन खबर आग की तरह फैल गई। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता, वह माधव के चूल्हे के पास रुकता। माधव की तरक्की
लाला धनीराम की आंखों में खटकने लगी। उसे लगा कि एक मामूली मजदूर अब उसकी गुलामी से बाहर निकल रहा है। लाला ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखा तुमने, वह माधव अब दुकान चला रहा है। अगर यह ऐसे ही कमाता रहा तो मेरा कर्ज चुका देगा, और अगर उसने कर्ज चुका दिया तो मैं उसकी जमीन और झोपड़ी कैसे हड़पूंगा। जाओ, आज रात को उसकी दुकान का नाम और निशान मिटा दो। रात के तीसरे पहर जब माधव का परिवार गहरी नींद में था, लाला के आदमी आए। उन्होंने माधव का चूल्हा तोड़ दिया, पतीले फेंक दिए और लकड़ियों पर पानी डाल दिया। सुबह जब माधव उठा तो मंजर देखकर उसका कलेजा फट गया। सुमित्रा दहाड़ मार कर रोने लगी। मैंने कहा था ना, गरीब को कोई जीने नहीं देता। अब हम क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो गया। माधव चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चिंगारी थी। उसने अपने टूटे हुए चूल्हे की मिट्टी उठाई। माधव ने फिर से चूल्हा बनाना शुरू किया। इस बार गांव के कुछ मजदूर जो रोज उसका काढ़ा पीते थे, वे भी उसकी मदद के लिए आ गए। माधव भाई, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाला को लगता है कि वह हमें दबा लेगा, पर अब और नहीं। गांव वालों ने मिलकर माधव की दुकान को थोड़ा और बड़ा कर दिया। अब वहां सिर्फ काढ़ा नहीं, बल्कि सादा और सस्ता खाना भी मिलने लगा। माधव की ईमानदारी और सरिता की ममता ने उस छोटी सी जगह को एक मंदिर जैसा बना दिया। 1 महीने के भीतर माधव ने लाला का सारा कर्ज चुका दिया। जब वह लाला की हवेली पर पैसे लेकर गया तो लाला के चेहरे का रंग उड़ गया। ये लीजिए लाला जी, आपका पूरा हिसाब। आज से मेरी झोपड़ी और मेरा परिवार आपके साए से मुक्त है। याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती।